हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग से क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। चूँकि लास्ट टॉपिक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक जनरल ओवरव्यू था, और इस वाले लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट्स। और ये भी एक मोस्ट एक्सपेक्टेड एरिया है जहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट को बांटना, यानी कि कॉस्ट को डिवाइड करना। यानी कि चीज़ तो हमें एक ही बनाना है मगर उस चीज़ के कॉस्ट को डिवाइड करना अलग अलग से। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि ऑन द बेस ऑफ नेचर, यानी कि नेचर के हिसाब से कॉस्ट को दो चीज़ों में डिवाइड किया गया। यानी कि नेचर के हिसाब से कॉस्ट को दो चीज़ों में डिवाइड किया। एक तो डायरेक्ट कॉस्ट हमारा है, एक हमारा है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है बेटा। तो उसके बाद ऑन द बेस ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी के हिसाब से कॉस्ट्स को तीन चीज़ों में बांटा गया। एक तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में बांटा गया, और फिक्स्ड कॉस्ट में। ठीक है बेटा। और एक चीज़ बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट के हिसाब से कॉस्ट की तीन किस्म है, एक मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, और एक हमारा ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है बेटा। तो उसके बाद ऑन द बेस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी की मैं अगर बात करूं तो कुछ कॉस्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम कंट्रोलेबल कॉस्ट कहते हैं, और कुछ कॉस्ट जो हमारे अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होते हैं। ठीक है बेटा। तो उसके बाद हमारा ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के हिसाब से अगर मैं बोलूं आपका प्राइम कॉस्ट आता है, आपका वर्क्स कॉस्ट आता है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आता है, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, और आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है। ठीक है बेटा। तो लास्ट वन जो हमारा ऑन द बेस ऑफ मैनेजरिकल डिसीजंस। बेटा अगर मैं इनकी बात करूं, ये मैनेजरिकल डिसीजन और ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, ये तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि ये वाला जो हमारा पोर्शन है इस चीज़ को हम प्रैक्टिकल बेस्ड समझ लेंगे, क्योंकि जब हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर लेंगे इसको हम अच्छे से सीख लेंगे जब हम प्रिपेयर कर लेंगे कॉस्ट शीट, क्योंकि कॉस्ट शीट हमारा एक प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ है, तो वहाँ से आप अच्छे से इसको सीख लेंगे। तो रही बात ऑन द बेस ऑफ मैनेजरिकल डिसीजन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सीख लेंगे। तो आज के टॉपिक में जो हम सीख लेंगे वो हम सीख लेंगे ऑन द बेस ऑफ नेचर, ऑन द बेस ऑफ वेरिएबिलिटी, ऑन द बेस ऑफ कंपोनेंट, एंड ऑन द बेस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। तो सबसे पहला जो हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे वो हमारा है ऑन द बेस ऑफ नेचर। सबसे पहला चलिए, नेचर के हिसाब से कॉस्ट को दो चीजों में बांटा गया। नेचर के हिसाब से कॉस्ट को दो चीजों में बांटा गया, यानी कि दो चीजों में बांटा गया। तो इसका मतलब एक हमारा है डायरेक्ट कॉस्ट, एक हमारा है इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर ये डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बेटा अगर मैं डायरेक्ट कॉस्ट की बात करूं तो ये वो कॉस्ट्स होते हैं और दोज कॉस्ट्स which are directly attributable over a product or service। ठीक है बेटा। तो डायरेक्ट कॉस्ट की मैं अगर बात करूं, मैंने बोला ये वो कॉस्ट होते हैं, ये हमें एट द टाइम ऑफ जब हमने फॉर एग्जांपल इस मार्कर को मैन्युफैक्चर करना है, मैन्युफैक्चर के दौरान जो मटेरियल हमें इसमें ज़रूरत पड़ता है, जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ते हैं, उन कॉस्ट्स को हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। यानी कि चाहे वो मटेरियल की बात हो, चाहे वो लेबर की बात हो, चाहे वो ओवरहेड की बात हो, तो उन कॉस्ट को नाम दिया गया है डायरेक्ट कॉस्ट। मैंने बोला कि ये वो कॉस्ट होते हैं विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ए प्रोडक्ट, यानी कि एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस टाइम जो कॉस्ट इसमें लगता है उस कॉस्ट का नाम क्या रखा गया? डायरेक्ट कॉस्ट। सर फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? बेटा ये वो कॉस्ट होते हैं और दोज कॉस्ट्स
are those costs which are not directly attributable over a product or service। बेटा देखिए, मैंने बोला इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जो हमें नहीं जरूरत पड़ते हैं जब हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बट ये हमें जरूरत पड़ते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। जब हम प्रोडक्ट को कंप्लीट करते हैं उसके बाद जो आपके एक्सपेंसेस, उसके बाद जो आपके कॉस्ट जाते हैं, उन कॉस्ट का नाम दिया गया है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है बेटा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जितने भी आपके कॉस्ट लगते हैं उनको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो आपके कॉस्ट लगते हैं उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है बेटा, जैसे कि डायरेक्ट कॉस्ट में कौन कौन से कॉस्ट लगते हैं? सबसे पहला और डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है बेटा, और हमें इसमें जरूरत पड़ता है डायरेक्ट लेबर, और इसमें जो हमें जरूरत पड़ता है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ओवरहेड्स। ठीक है बेटा, और रही बात यहां पे, तो इसमें सबसे पहले हमें जरूरत पड़ता है इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है बेटा, इनडायरेक्ट लेबर, और एक कॉस्ट हमें लगता है इनडायरेक्ट ओवरहेड्स। ठीक है बेटा, चलिए सर ये डायरेक्ट मटेरियल होता क्या है? बेटा देखिए, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। मान लो कि हमें एक मार्कर मैन्युफैक्चर करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये पेन मैन्युफैक्चर करना है, सबसे पहले पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे इस पेन का रॉ मटेरियल चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, जो बाहर से मुझे दिखता है वो तो मुझे प्लास्टिक नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले मुझे इस पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक चाहिए, और जो इसको अंदर से फिल होता है, रिफिल होता है, जो एक फोम की तरह होता है। ठीक है बेटा, वो सबसे पहले, यानी कि जो हमें दिखता है, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जब हमने मार्कर मैन्युफैक्चर करना है, एट दैट टाइम जो हमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है उसको नाम देते हैं हम डायरेक्ट मटेरियल। तो ठीक है सर, डायरेक्ट मटेरियल आपने बोला वो मटेरियल होता है जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम हमें जरूरत पड़। सर फिर इनडायरेक्ट मटेरियल किस किस्म का होता है? बेटा इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल, ये भी एक मटेरियल ही होता है, इसका भी एक शेप साइज होता है, बट लाइक फॉर एग्जांपल, जिस मशीनरी से आपने ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, जिस मशीनरी से आपने मार्कर मैन्युफैक्चर किया, उस मशीनरी में मान लो कि हमने 100 रुपया का ग्रीस डाला या 100 रुपये का ऑयल डाला। मान लो कि 100 रुपये के ग्रीस से हमने 1 लाख प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए, तो ये तो बांटना भी ना के बराबर ही होगा, क्योंकि 100 रुपये 1 लाख में तकसीम करना, इसमें तो छोटा छोटा अमाउंट जाएगा, लेकिन फिर भी वो कॉस्ट भी किस पे चार्ज हो जाएगा? इसी पेन पे चार्ज होगा। तो इसीलिए जो ग्रीस इसमें लगी, तो ये तो पेन में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि हम तो पेन में कहीं ग्रीस फाइंड नहीं कर लेंगे, लेकिन ये तब हमें ज़रूरत पड़ा जब हमने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तो मशीनरी को ज़रूरत थी ग्रीस की, तो हमने उसमें ग्रीस डाली, तो उस ग्रीस का कॉस्ट भी किस पे चढ़ेगा? इस पेन पे। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया इनडायरेक्ट मटेरियल बेटा। तो जो आपका ग्रीस है, ऑयल है मशीनरी के ऊपर, तो ये आपका बन जाता है इनडायरेक्ट मटेरियल। चलिए उसके बाद सर डायरेक्ट लेबर क्या होता है? बेटा डायरेक्ट लेबर होता है कि जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना इस प्रोडक्ट को किसी फैक्ट्री में, मान लो कि हम किसी फैक्ट्री में इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, एट दैट टाइम विदाउट लेबर तो ये प्रोडक्ट बनेगा नहीं। जो लेबर इसको कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट तक, उसको हम नाम देते हैं डायरेक्ट लेबर। यानी कि जो बंदा इसको कन्वर्ट करता है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश्ड प्रोडक्ट में, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट लेबर। सर फिर इनडायरेक्ट लेबर कौन सा होता है? यानी कि जब ये प्रोडक्ट बेटा कंप्लीट होता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोडक्ट, वंस इट गेट कंप्लीटेड, जब इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके बाद अगर इस मार्केट के ऊपर लेबर की जरूरत पड़ी, चाहे वो पैकेजिंग की बात हो,
चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, चाहे वो लोडिंग अनलोडिंग की बात हो, उसके बाद जो लेबर इसके ऊपर लगेगा उसको हम नाम देते हैं इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है बेटा, चलिए इनडायरेक्ट लेबर भी आपको समझ आया। सर ये डायरेक्ट ओवरहेड होता क्या है बेटा? देखिए डायरेक्ट ओवरहेड होता है कि जिस मशीनरी से मान लो कि आप ये पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस मशीनरी को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत थी। अब जब हमने उस मशीनरी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, वो इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज, वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी किस पे चार्ज होगा, वो इसका कॉस्ट भी किस पे चढ़ेगा, इसी पेन पे। तो वो आपका बन जाएगा डायरेक्ट ओवरहेड एक्सपेंस, यानी कि डायरेक्टली एट द टाइम व्हेन यू आर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। सर फिर इनडायरेक्ट ओवरहेड कौन से होते हैं बेटा? जब आपने प्रोडक्ट कंप्लीट किया उसके बाद अगर कुछ खर्चे आए, चाहे वो एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस हो, चाहे वो रेंट एक्सपेंसेस हो, जितने भी आपके एक्सपेंसेस जाएंगे वो आपके बन जाएंगे इनडायरेक्ट ओवरहेड्स। ठीक है बेटा, ये तो पहला क्लासिफिकेशन हमने आपके साथ डिस्कस किया जो था ऑन द बेस ऑफ नेचर, जिसमें हमने सीखा डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है और जिसमें हमने सीखा इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे ऑन द बेस ऑफ वेरिएबिलिटी। चलिए बेटा, अगर मैं वेरिएबिलिटी की बात करूं ऑन द बेस ऑफ वेरिएबिलिटी, तो वेरिएबिलिटी के हिसाब से हमारे 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट होते हैं, यानी कि वेरिएबिलिटी के हिसाब से 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर देयर। आपका जो पहला है वो है आपका वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा है आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरा जो आपका है वो है फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है बेटा, अब देखते हैं वेरिएबिलिटी के हिसाब से हमें 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहला वेरिएबल कॉस्ट। सर ये वेरिएबल कॉस्ट होता क्या है बेटा? अगर मैं डिफिनीशन के हिसाब से आपको बोलूं तो वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट्स विच वेरी, जो हमें वेरी हो जाते, जो कांस्टेंट नहीं रहते हैं, वेरी एज वी इंक्रीज और डिक्रीज द प्रोडक्शन। अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा जाएगा। अगर आप प्रोडक्शन प्रोसेस डिक्रीज कर रहे हो तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, मान लो कि हम 10 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे और 10 प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें 20 रुपए का कॉस्ट जाता था। अब अगर आपने 20 यूनिट्स मैन्युफैक्चर की तो 20 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए आपका कॉस्ट कितना जाएगा बेटा? 40। ठीक है बेटा, और अगर अब आप अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस डिक्रीज कर रहे हो, यानी कि 5 मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आपका जो वेरिएबल कॉस्ट होगा वो 10 ही रहेगा। ठीक है बेटा, यानी कि अगर आप अपनी प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहे हो तो आपका वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होगा, अगर आप अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ा रहे हो तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा। सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन से कॉस्ट होते हैं बेटा? सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट्स इन विच सम पार्ट इज फिक्स्ड एंड सम पार्ट इज वेरिएबल। ये वो कॉस्ट होते हैं जिनका कुछ पार्ट वेरिएबल होता है, कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है। सर समझ नहीं आया, कोई एग्जांपल दे दिए। देखिए फॉर एग्जांपल, हम मोबाइल फोन में रिचार्ज करते हैं, हम मोबाइल फोन में मान लो कि एक रेंट पे करते हैं, मान लो कि हम मंथली रेंट कर रहे हैं 100 रुपीज़ पे। ठीक है बेटा, तो ये जो आप 100 रुपीज़ पे कर रहे हैं ना मंथ के लिए, तो ये आपका रह जाएगा फिक्स्ड। ठीक है बेटा, और उसके बाद आप कितने कॉल्स करोगे डिपेंड्स अपॉन यू। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10 कॉल किए तो आपका 10 का कॉस्ट जाएगा, अगर आप 1000 कॉल्स करो तो आपका 1000 कॉस्ट जाएगा। यानी कि यही मैं बोल रहा हूं, कुछ पार्ट इसमें फिक्स्ड है, कुछ पार्ट इसमें वेरिएबल है, इसी को हम कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और लास्ट वन जो हमारा है फिक्स्ड कॉस्ट। सर फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है बेटा? फिक्स्ड कॉस्ट्स आर दोज कॉस्ट्स विच रिमेन फिक्स्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक वक्त में ये फिक्स्ड रहते, ये चेंज नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपका रेंट, अगर आपने कोई रूम रेंट पे लिया है, फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने ट्यूशन के लिए एक रूम रेंट पे लिया है, तो मान लो कि मैं उस रूम का रेंट 10,000 रुपये देता हूँ।
अब इस रूम में स्टूडेंट्स आए या नहीं आए फिर भी मुझे रेंट पे करना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट्स, यानी कि कोई ऐसा अमाउंट जो फिक्स रहता है, जो वेरी या चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं क्या होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट, क्या होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। चलिए देखते हैं। देखिए, मान लो कि आपका कॉस्ट पर यूनिट है, या हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, 10 प्रोडक्ट बनाते हैं, 100 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, 500 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए, मैं यहाँ से बोलूँगा कॉस्ट पर यूनिट हमारा जा रहा है 2 रुपीज़ पर यूनिट, 2 रुपीज़ पर यूनिट, 2 रुपीज़ पर यूनिट, 2 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है बेटा। यानी कि अब मैं टोटल कॉस्ट अगर देख लूँ, टोटल कॉस्ट अगर मैं देख लूँ तो एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे 2 रुपीज़ का कॉस्ट जाता है। तो मेरा टोटल कॉस्ट इस वाले सिचुएशन में कितना आएगा? 2 रुपीज़ आएगा। तो मुझे अगर एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए 2 रुपया का कॉस्ट जाता है, तो 10 प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में कितना कॉस्ट जाएगा? 20 रुपीज़। ठीक है बेटा। तो अगर मुझे एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए 2 रुपीज़ का कॉस्ट जाता है, 100 प्रोडक्ट में कितने जाएगा? 200 रुपीज़। ठीक है बेटा। इसी तरह एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें 2 रुपया का कॉस्ट चाहिए, तो 500 का कितना कॉस्ट जाएगा? टोटल कॉस्ट आपका जाएगा 1000 रुपये। ठीक है बेटा। चलिए, तो ये तो मैंने एक सिचुएशन आपको बोली। चलो दूसरी सिचुएशन देखते हैं। अब मान लो कि आपका कॉस्ट पर यूनिट है, आपका कॉस्ट पर यूनिट है और आपका टोटल कॉस्ट है। ठीक है बेटा। कॉस्ट पर यूनिट है और आपका टोटल कॉस्ट है। मैं बोल रहा हूं टोटल कॉस्ट आपका हर एक केस में 500, इस वाले केस में भी 500, इस वाले केस में भी 500, इस वाले केस में भी 500। ठीक है बेटा। तो कॉस्ट पर यूनिट अगर मैं देख लूं, अगर मैं 500 मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है, आप कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो? 500 यूनिट को 500 डिवाइड बाई 500, तो आपका पर यूनिट कॉस्ट एक में कितना जाएगा? 1 रुपीज़ यहाँ पे। तो अगर मैं 100 यूनिट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो 100 इसमें कितना कॉस्ट जाएगा आपका? 500 डिवाइड बाई 100, तो आपका 5 हर एक यूनिट को मैन्युफैक्चर, सॉरी हाँ 5 पर यूनिट में जाएगा। ठीक है बेटा। तो अगर मैं 500 मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है, तो 10 यूनिट्स यानी कि पर यूनिट कॉस्ट 10 में कितना आएगा? आपका 50 रुपीज़ आएगा पर यूनिट कॉस्ट। तो इसी तरह अगर आप एक यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपका टोटल कॉस्ट 500 है, आपका पर यूनिट कॉस्ट भी जाएगा 500। ठीक है बेटा। तो ये और एक सिचुएशन में रखता हूँ। चलिए मैं और एक सिचुएशन रखूँगा। ये आपका कॉस्ट पर यूनिट है, यह आपका टोटल कॉस्ट है। मान लो कि मेरा टोटल कॉस्ट जा रहा है 5000 और मेरा टोटल कॉस्ट जाता है 20,000। ठीक है बेटा। अब 5000 यूनिट्स अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, सॉरी अगर मेरा टोटल कॉस्ट 5000 जा रहा है, तो 100 यूनिट्स पे कितना कॉस्ट, यानी कि एक यूनिट पे कितना कॉस्ट जाएगा? अगर मैं 100 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, जब मेरा टोटल कॉस्ट जा रहा है 5000 रुपीज़, तो मैं कह सकता हूं मेरा टोटल कॉस्ट जाएगा 50 रुपीज़, क्योंकि 5000 डिवाइड बाई 100, तो मेरा टोटल यानी कि मेरा पर यूनिट कॉस्ट जो जाएगा वो 50 रुपीज़ पर यूनिट पे जाएगा। अब 20,000 अगर मेरा टोटल कॉस्ट है, तो 500 प्रोडक्ट्स बनाने यानी कि एक प्रोडक्ट में कितना कॉस्ट जाएगा? 20,000 डिवाइड बाई 500, यानी कि आपका पर यूनिट कॉस्ट जो है वो आपका जाएगा 40 रुपीज़। चलिए मैंने कुछ आपको सिचुएशंस दी है। सबसे पहला सिचुएशन मैंने क्या बोला? कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे मैंने कांस्टेंट यानी कि सेम रखा, जिसमें कोई चेंज नहीं आई, और मैंने टोटल कॉस्ट में चेंज की। ठीक है बेटा। देखिए ये सबसे पहला केस जो आपका है, मैंने बोला वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो वेरी हो जाता है अगर आप अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर लोगे। देखिए आप अगर एक यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे थे तो आपका टोटल कॉस्ट कितना जाता था? 2 रुपीज़। अगर आप 10 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपका टोटल कॉस्ट कितना जाएगा? 20। तो मैंने आपको बोला पहले वेरिएबल कॉस्ट में अगर हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं,
अगर आप 1 से 10, 10 से 100, 100 से 500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो जो आपका टोटल कॉस्ट है वो आपका ज़्यादा जाएगा। तो इसे हम कहते हैं बेटा वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। एग्जामिनर आपको पूछ सकता है यहां से बेटा कि अगर वेरिएबल कॉस्ट में हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लेंगे, जो वेरिएबल कॉस्ट में अगर हमने अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर लेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा, यहां से एक ऑब्जेक्टिव आपका बनता है। तो ठीक है बेटा, या इसका वाइस वर्सा, अगर मैन्युफैक्चरर ने अपनी प्रोडक्शन को डिक्रीज किया तो इसका वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा कि इंक्रीज हो। अब यहां से देखिए 500 की जगह अगर इसने 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए तो इसका टोटल कॉस्ट कितना जाएगा 200। मगर और एक कंडीशन और एक करैक्टरिस्टिक जो आपको याद रखना है वेरिएबल कॉस्ट में, इसका जो पर यूनिट कॉस्ट होता है वो बेटा इसका होता है फिक्स्ड। यानी कि इन केस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट इज फिक्स्ड बट टोटल कॉस्ट इज वेरिएबल। यानी कि पर यूनिट कॉस्ट इसका फिक्स्ड होता है, जैसे कि यहां से आप देख लीजिए इसका पर यूनिट कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड है। चाहे आप एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको एक प्रोडक्ट पे 2 लगेगा। ठीक है, यानी कि हर जगह एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए आपका 2 रुपया जाएगा, तो वो आपका फिक्स्ड रहेगा। यानी कि पर यूनिट कॉस्ट फिक्स, वेरिएबल कॉस्ट यानी कि टोटल कॉस्ट वेरिएबल। मैं यहां पे लिख के रखूंगा आपके लिए, पर यूनिट कॉस्ट फिक्स्ड बट टोटल कॉस्ट जो है यहां पे वो आपका वेरिएबल है। ठीक है बेटा, इन केस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट यहां से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये जो हमारा पर यूनिट कॉस्ट होता है वो बेटा होता है फिक्स्ड और जो हमारा टोटल कॉस्ट होता है वो होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है बेटा, लेकिन टोटल कॉस्ट हमारा वेरी हो जाता है, देखिए 2, 20, 200, 1000, बट जो आपका पर यूनिट कॉस्ट है वो आपका फिक्स है 2, 2, 2 एंड 2। हर एक सिचुएशन में आपका पर यूनिट कॉस्ट फिक्स रहेगा और टोटल कॉस्ट आपका वेरी हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट चीज समझते हैं। अब दूसरी सिचुएशन मैंने आपको बोली, मैंने बोला आपका टोटल कॉस्ट फिक्स रहेगा, टोटल कॉस्ट आपका फिक्स रहेगा बट आपका वेरिएबल कॉस्ट यानी सॉरी आपका पर यूनिट कॉस्ट वेरिएबल बन जाएगा। अब यहां पे और एक सिचुएशन मैंने बोली, देखिए मैंने बोला टोटल कॉस्ट यहां पे जो है टोटल कॉस्ट फिक्स्ड। यहां पे ऊपर वाले केस में क्या था, यानी कि टोटल कॉस्ट था वेरिएबल, मगर इस वाले केस में मैंने क्या बोला, आपका जो टोटल कॉस्ट है वो फिक्स्ड है और जो आपका पर यूनिट कॉस्ट है, जो आपका पर यूनिट कॉस्ट है वो आपका वेरिएबल है, वो आपका वेरिएबल है। ठीक है बेटा, देखिए जिस सिचुएशन में आपका टोटल कॉस्ट फिक्स्ड हो तो उसको हम नाम देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि ये वाली चीज आपकी वेरिएबल कॉस्ट है और ये वाली चीज हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट में आपको यही याद रखना है, अगर आप अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो तो आपका वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा मगर पर यूनिट कॉस्ट आपका रह जाएगा फिक्स्ड। और फिक्स्ड कॉस्ट में क्या आपको याद रखना है, अगर आपका टोटल कॉस्ट जो है वो तो आपका टोटल कॉस्ट फिक्स्ड रहेगा बट अगर आप यूनिट्स इंक्रीज कर रहे हो, यूनिट्स इंक्रीज करने से आपका पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होता है। यानी कि जितने आप ज़्यादा यूनिट्स मैन्युफैक्चर करोगे उतना आपका पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगा, जितने आप कम यूनिट्स मैन्युफैक्चर करोगे उतना आपका पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे सिखाता हूं आपको, देखिए अब अगर हम यहाँ पे 1 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट जाता है कितना 500 रुपीज़, तो 1 यूनिट आप बना लो तो आपका 500 जाएगा। लेकिन अगर आप 10 यूनिट बनाते हो तो आपका पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा, वो 50 जाएगा। अगर आप 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपका पर यूनिट कॉस्ट 5 जाएगा। टोटल कॉस्ट आपका सेम रहेगा लेकिन आपके पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएंगे अगर आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करो। लेकिन अगर आप यहां से देखोगे, अगर आप डिक्रीज कर रहे हो, जैसे कि 500 यूनिट्स आप बना रहे हैं तो 500 यूनिट्स को बनाने में 1 ही रुपया का पर यूनिट कॉस्ट आता है और आपका फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा 500। वहीं पे अगर हम 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करें तो आपका पर यूनिट कॉस्ट यानी कि पर यूनिट कॉस्ट आपका कम जाएगा। जितने आप यूनिट्स इंक्रीज करोगे
उतना आपका पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होगा, और जितने आप यूनिट्स डिक्रीज करोगे उतना आपका पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज होगा। ठीक है बेटा। तो लास्ट वन क्या है, मैंने बोला कॉस्ट पर यूनिट आपका है 50। अगर आप 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपका तो पर यूनिट कॉस्ट कितना है 50, और अगर आप 500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपका पर यूनिट कॉस्ट कितना है 40। तो टोटल कॉस्ट कितना है, अगर आप 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करो टोटल कॉस्ट आपका जा रहा है 5000, अगर आप 500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपका टोटल कॉस्ट जाता है 20000। देखिए बेटा, ना हमारा पर यूनिट फिक्स्ड है ना वेरिएबल है, ना हमारा टोटल कॉस्ट फिक्स्ड है ना वेरिएबल है। ठीक है बेटा। अब ये क्या है फिर सर, ये जो हमारा कॉस्ट है ये हमारा है सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये जो हमारा है ये क्या बन गया फिर, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट भी फिक्स्ड नहीं। मैंने वेरिएबल कॉस्ट में क्या बोला, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जहां पे पर यूनिट कॉस्ट फिक्स्ड हो लेकिन टोटल कॉस्ट वेरिएबल हो। ठीक है बेटा। अब देखिए यहां पे पर यूनिट भी वेरी कर रहा है और फिक्स्ड टोटल कॉस्ट भी वेरी कर रहा है, ये भी फिक्स नहीं है ये भी फिक्स नहीं है। अब मैंने फिक्स्ड कॉस्ट में क्या बोला, टोटल कॉस्ट आपका फिक्स है मगर आपका पर यूनिट कॉस्ट वेरिएबल होना चाहिए। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे पर यूनिट कॉस्ट तो वेरी हो रहा है लेकिन आपका टोटल कॉस्ट भी, तो ये हमारा बन गया बेटा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है बेटा। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको प्रूव कर लेंगे हम, या और एक एग्जांपल के तौर पे आप समझ लिए। मान लो कि मैंने एक रूम रेंट पे लिया, उस रूम का मुझे रेंट जाता है 5000 रुपीज़। ये रूम मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, एक ट्यूशन के लिए लिया। ठीक है बेटा। अगर मुझे कोई स्टूडेंट नहीं आया मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 5000। अगर मान लो कि मुझे 2 स्टूडेंट्स आए मुझे कितना पे करना पड़ेगा, यही 5। अगर मुझे 100 स्टूडेंट्स आए मुझे कितना पे करना पड़ेगा, यही 5। तो ये हमारा बन गया फिक्स्ड कॉस्ट। मगर जब आपके यूनिट से ज़्यादा मैन्युफैक्चर होते तो आपका पर यूनिट कॉस्ट कम होता है, यानी कि जितने आप यूनिट ज़्यादा मैन्युफैक्चर करते हो उतना आपका पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाता है। ठीक है बेटा। तो आप सिंपली याद रख लो, वेरिएबल कॉस्ट में आपको एक कंडीशन याद रखनी है, उसका पर यूनिट कॉस्ट फिक्स्ड होता है और टोटल कॉस्ट वेरिएबल होता है। ठीक है बेटा। और फिक्स्ड कॉस्ट में मैंने बोला इसका पर यूनिट कॉस्ट वेरिएबल होता है लेकिन इसका टोटल कॉस्ट फिक्स्ड होता है। और लास्ट वन जो हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है उसमें ना पर यूनिट कॉस्ट फिक्स और वेरिएबल होता है, ना इसका टोटल कॉस्ट फिक्स्ड और वेरिएबल होता है। ठीक है बेटा। तो इसमें क्या होता है, इसी को हम कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब थोड़ा सा हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड आउट करके दिखाएंगे आपको, थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको प्रूफ करके देंगे। चलिए तो हम यहां पे एक हेडिंग लेंगे, हम एक हेडिंग लेंगे बेटा, segregation of semi variable cost, और इसको हम कहते हैं स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए बेटा यहाँ से मैं इसको कॉस्ट लिखता हूँ, यहाँ से मैं यूनिट्स लिखता हूँ। ठीक है बेटा। चलिए देखिए आपका वेरिएबल कॉस्ट मैंने बोला ये आपको वेरी हो जाता है अगर आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे। देखिए अब मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ प्रोडक्शन स्टार्ट करना, जो ही आप ऊपर ऊपर जाएंगे आपका वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि जितनी प्रोडक्शन आप बढ़ाओगे, जितनी प्रोडक्शन आप यहाँ से बढ़ाओगे उतना आपका वेरिएबल कॉस्ट ऊपर ऊपर चला जाएगा। आपने 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 500, 600, जितने आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर लोगे उतनी आपके यूनिट्स, यानी कि जितनी आप यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर लोगे उतना आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो आपका वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है अगर आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हो। अगर अब आप प्रोडक्शन डिक्रीज करोगे तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी क्या डिक्रीज होगा। ठीक है बेटा। तो फिक्स्ड कॉस्ट का मैंने क्या बोला, इट रिमेन फिक्स्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ
टाइम, तो ये आपका फिक्स्ड ही रहेगा, ठीक है बेटा। तो ये तो आपको वैरी नहीं होगा, ये फिक्स पे रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि 500 का कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट या 5000 का फिक्स्ड कॉस्ट, मगर ये वाला कॉस्ट जो है ये यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी, यानी कि हर जगह वैरी होता है, यहाँ तक वैरी होता है। एज यू इंक्रीज द प्रोडक्शन द वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज, एज यू डिक्रीज द प्रोडक्शन द वेरिएबल कॉस्ट विल डिक्रीज, ठीक है बेटा। बट ये जो वाला आपका कॉस्ट है इसको हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, इसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए, अब कुछ ऐसे कॉस्ट होते हैं, इसकी मैं यहां पे लिख लूं, ये कुछ पॉइंट तक, यानी कि मान लो अगर आप यहां तक प्रोडक्शन करते हो तो वहां तक आपके रहेंगे फिक्स्ड, ठीक है बेटा। बट अगर आप इससे आगे यहां तक प्रोडक्शन करना चाहते हो तो आपका वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज, यानी कि आपका कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो ऐसे, ठीक है बेटा। फिर अगर आप यहां तक प्रोडक्शन करना चाहते हो, यानी कि जितनी आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे कुछ पॉइंट तक इसका कॉस्ट जो रहता है वो फिक्स्ड रहता है, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हो तो इसका कॉस्ट भी चेंज हो जाता है, ठीक है बेटा। तो इसको हम कहते हैं स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये बेटा हमारा बन गया स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, या दूसरे नाम से कहते हैं इसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। थोड़ा सा बाइफरकेट करके देखेंगे हम, टेक्निकली मैथमेटिकली हम प्रूव करके देंगे कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है बेटा। चलिए देखिए, मान लो कि हम 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और हम यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 1200 यूनिट्स, ठीक है बेटा। हमने दो प्रोडक्शन प्रोसेस रखी, एक तो हमने 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए, एक तो हमने 1200 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए। तो टोटल कॉस्ट जो हमारा जा रहा है, जब हम 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट जा रहा है 10,000 रुपीज़। तो इस वाले में जा रहा है हमारा 10,800, हो सकता है ना, क्योंकि अगर हम यूनिट्स एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो कॉस्ट हमारा भी एक्स्ट्रा ही जाएगा। तो मैंने 800 का कॉस्ट एक्स्ट्रा लगाया, ठीक है बेटा। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें फाइंड आउट करना हो इस वाले सिचुएशन से, आप बता दीजिए इसमें कितना वेरिएबल कॉस्ट है, इसमें कितना सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, या इसमें कितना वेरिएबल कॉस्ट है और इसमें कितना फिक्स्ड कॉस्ट है। तो वही आपका बन जाएगा फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट। देखिए मैंने तो सिंपली बोला बोथ ऑफ द सिचुएशंस मेरा फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही रहेगा, क्योंकि मेरा फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो वेरी नहीं होता है। तो मैं कह सकता हूं फिक्स्ड कॉस्ट बोथ ऑफ द सिचुएशंस मेरा रहेगा x, इस वाले भी सिचुएशन में भी, इस वाले सिचुएशन में भी, ठीक है बेटा। यानी कि मैं कह सकता हूं मेरा फिक्स्ड कॉस्ट यहां पे भी x रहेगा, यहां पे भी x रहेगा, ठीक है बेटा। मैं कह सकता हूं मेरा वेरिएबल कॉस्ट 1000 यूनिट्स ऑफ y, 1200 यूनिट्स ऑफ y, ठीक है बेटा। यहां से मैं अगर देख लूं 1000 यूनिट्स ऑफ y यानी कि वेरिएबल कॉस्ट जो मेरा है, और यहां पे 1200 यूनिट्स ऑफ y, ठीक है बेटा। तो मैं इनका जो टोटल कॉस्ट जा रहा है, इसमें जा रहा है मेरा 10,000 टोटल कॉस्ट, इसमें जाता है मेरा 10,800 टोटल कॉस्ट, ठीक है बेटा। चलो एक इक्वेशन के तौर पे हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक लीनियर इक्वेशन के तौर पे, x प्लस 1000 y इज इक्वल 10,000, ठीक है बेटा। तो यहाँ से मैं लिख लूँ x प्लस 1200 यूनिट्स ऑफ y इज इक्वल 10,800, ठीक है बेटा। चलिए देखिए इसको तो हम कैंसिल कर ही लेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आपको निकलेगा 12 माइनस 1200 में से अगर आप प्लस 1000 को डिडक्ट कर लेंगे तो आपका आएगा माइनस 200 y इज इक्वल 10,800 में अगर हम डिडक्ट कर लेंगे 10,000 तो आपका आ जाएगा माइनस 800।
ये माइनस माइनस अगर हम कट कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटा, y इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 200। ठीक है बेटा, तो ये वाले दो कैंसिल, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। तो आपका y का जो कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 4 बेटा। ठीक है बेटा, देखिए अब मैं थोड़ा सा सिचुएशन आपको समझाता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि अगर हम 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो 1000 यूनिट्स का टोटल कॉस्ट जो मेरा जाता है वो जाता है 10,000 रुपीज़। अगर हम 1200 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, 1200 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए मेरा जो टोटल कॉस्ट जाता है वो जाता है 10,800। अब देखिए अगर मुझे यहाँ से फाइंड आउट करना है, इस सिचुएशन से अगर मुझे फाइंड आउट करना है, आप बता दीजिए आपका टोटल आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना है और आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है। हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, मैंने सिंपली बोला, मैंने बोथ ऑफ द सिचुएशन में क्या रहेगा, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही रहेगा। मेरा फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगा, सेम, और मेरा वेरिएबल कॉस्ट जो है वेरी हो जाएगा। देखिए मैंने फिक्स्ड कॉस्ट मुझे पता नहीं, मैंने मान के चला कि x यहाँ पे भी होगा, x यहाँ पे भी होगा, और मेरा वेरिएबल कॉस्ट 1000 यूनिट्स का y, 1200 यूनिट्स का y मैंने लिया। ठीक है बेटा, और इसमें जो मेरा टोटल कॉस्ट था वो 10,000 था, इसमें जो मेरा टोटल कॉस्ट था वो 10। मैंने एक इक्वेशन के तौर पे इसको सॉल्व किया, वहाँ से जो मेरा y का क्या वैल्यू निकला 400। अगर मैं y का वैल्यू पुट करो इस वाले इक्वेशन में, अब देखिए यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं इसको इक्वेशन 1 के नाम पे लिखूं, अगर मैं बोलूँ पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करो, मेरी इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 1000 y के बदले में 4 लिखूँ तो मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका 10,000 आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए x प्लस ये तो आपका 4000 बन जाएगा। ठीक है बेटा, इज इक्वल 10,000 रुपीज़। तो अगर मैं x को फाइंड आउट कर लूँ तो 10,000 माइनस 4,000, तो आपका x क्या आ जाएगा 6,000। यानी कि जो मैंने फिक्स्ड कॉस्ट बेटा यहाँ पे रखा वो कितना मैंने रखा, यानी कि x का वैल्यू कितना निकला 6,000। क्योंकि मेरा x का वैल्यू 6,000, इसका मतलब मेरा फिक्स्ड कॉस्ट 6,000 है और मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना निकला 4,000। चलिए इक्वेशन में पुट करते हैं, हम देखते हैं कैसे आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे देख लीजिएगा आप, देखिए बेटा मैं अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट